आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपका जो है भारतीय संविधा अधिनियम का जो है वो है आपका बेलमेंट एंड प्लेज, जो सेक्शन 148 से लेके 181 तक है। इसके अंतर्गत देखिए हम सारे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो आपको विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए हमारा जो सेंटर है वो जो है जुडिशरी यानी कि एचजेएस, पीसीएसजे, एपीओ, आईएसपीसीएस और यूजीसी नेट का संस्थान है। मतलब इसमें यही टॉपिक की तैयारी कराई जाती है। देखिए जिसमें जो है हमारे बैच जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही चल रहे हैं। देखिए इसमें जो है सबसे पहला है बेलमेंट और ये कहते हैं प्लेज यानी गिरवी के अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो देखिएगा आप जो है संविदा विधि के अंतर्गत गिरवी में उपनिधाता कहलाता है। यानी कि मतलब जो है यानी कि संविदा विधि के अंतर्गत गिरवी में उपनिधाता या बेलमेंट जिसे कहते हैं हम एक तरह से जो है कहलाता है। बेलमेंट मतलब बेलर कौन कहलाता है? ए परिणयकार, बी परिणयदार, सी अभिकर्ता, डी उपनिहित। यानी कि पावनर, पावनी, एजेंट, बेली। देखिए आंसर बनेगा इसका पावनर यानी परिणयकार। आंसर बना हमारा ए बन जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधा अधिनियम की धारा 172 में गिरवी या प्लेज, परिणयकार या पावनर और प्रणयदार या परिणयदार मतलब पावनी को परिभाषित किया गया है। मैंने समझिएगा जो है 172 धारा के अंतर्गत जो है गिरवी, परिणयकार, परिणयदार को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जो है गिरवी में उपनिधाता परिणयकार कहलाता है या मतलब जो है पावनर कहलाता है। तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, विक्रय के पश्चात वस्तुओं पर कब्जा बनाए रखने वाले विक्रेता के द्वारा वस्तुओं की गिरवी विधि मान्य है, बी शून्य है, सी शून्य करनी है, डी विधि विरुद्ध है। देखिए इसका अंतर्गत बनेगा यानी वैध या शून्य है। आंसर बना इसका बी। अब देखिए मैंने किसी वस्तु के विक्रय के जो पश्चात है देखिए आप जो है उसमें देखिए वस्तुओं पर कब्जा जो है बनाए रखने वाले विक्रेता के द्वारा वस्तुओं की गिरवी शून्य है, क्योंकि विक्रय के पश्चात वस्तु का स्वामित्व क्रेता के पास अंतरित या चला जाता है और विक्रेता को वस्तुओं को गिरवी रखने का कोई अधिकार नहीं होता है। मतलब देखिए आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट, परिणयम की या परिणयम में संपत्ति या माल का स्वामित्व है, यानी हम कहते हैं इन प्लेज ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और गुड। ए परिणयकार के पास रहता है, परिणयदार को अंतरित हो जाता है, किसी भी स्थिति में परिणयदार को अंतरित नहीं हो सकता है। डी किसी भी स्थिति में परिणयकार के पास नहीं रह सकता है। देखिए आंसर रहता है परिणयकार के पास रहता है। आंसर बना हमारा ए यानी कंटिन्यू इन प्लेज। अब देखिए भारतीय संविधा अधिनियम की जो धारा है हमारी 172 गिरवी रूपी उपनिधान का प्रावधान करती है, जिसमें माल ऋण के भुगतान या वचन के पालन की प्रतिभूति के रूप में परिणयदार के पास रहेगा और परंतु स्वामित्व परिणयकार के पास ही रहता है। तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, गिरवी के प्रयोजन से माल के कब्जे का परिधान ए प्रतीकात्मक हो जाता है, बी या तो वास्तविक या आणविक हो जाता है, हो सकता है, सी आणविक हो सकता है, डी वास्तविक होना चाहिए। देखिए आंसर बनेगा इसका डी वास्तविक होना चाहिए।
ये बन जाता है डी। अब देखिए भारतीय संविधान अधिनियम की जो धारा है 172 में गिरवी को परिभाषित किया गया है। 172 के अनुसार ही किसी भी ऋण के समुदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर माल का उपनिधान गिरवी कहलाता है और गिरवी में संपत्ति या माल का स्वामित्व पणियमकार के पास होता है, ये समझिए, परंतु इसका कब्जा जो है पणियमदार के पास ही रहता है, अर्थात कब्जे का वास्तविक परिधान होना चाहिए। तो आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये सही बताना आपको। देखिए, ए, सीमित हित व्यक्ति के पास उस हित की सीमा तक गिरवी विधिपूर्ण है। बी, शून्य करनी संविधा के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा की गई गिरवी विधिपूर्ण है। सी, वाणिज्य अभिकर्ता के द्वारा की गई गिरवी विधिपूर्ण है। डी, स्वामी के अनुपस्थिति में नौकर द्वारा गिरवी की जा सकती है। देखिए आंसर बनेगा इसका सी। यानी कि मतलब जो है वाणिज्यिक अभिकर्ता के पास की गई गिरवी विधिपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, सामान्यतः विक्रय होने वाली खोई हुई चीज को पड़ी पाने वाला बेच सकेगा, जबकि पाई गई चीज के बारे में पाने वाले के विधिपूर्ण प्रभार उसके मूल्य के ए, 1/4, बी, आधे या हाफ, सी, 1/3, डी, 2/3। देखिए आंसर बनेगा इसका जो है वो बनेगा डी, 2/3। अब देखिए भारतीय संविधान अधिनियम की जो धारा है 169 के अनुसार, जब कोई चीज जो सामान्यतः विक्रय का विषय हो जाए, तब यदि स्वामी का युक्त तत्परता से पता नहीं लगाया जा सके या उसे पड़ा हुआ पाने वाले के विधिपूर्ण प्रभारों के मांगो जाने पर संदाय करने से इनकार करें, तो पड़ा होने वाला उसको बेच सकेगा। या फिर जब पाई गई चीज के बारे में पड़े पाने वाले के विधिपूर्ण प्रभार का उसका मूल्य के 2/3 तक पहुंच जाए। आंसर बनेगा इसका डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 170 किससे संबंधित है? देखिए 170 बताना है वो किससे संबंधित है। देखिए आप जो है, ए, सामान्य धर्णाधिकार, यानी मतलब देखिए आप जो है जर्नल लाइंस, विशेष धर्णाधिकार। सी, वर्बिनर धर्णाधिकार। डी, ब्रोकर का धर्णाधिकार। देखिए आंसर बनेगा इसमें बी, विशेष धर्णाधिकार या पर्टिकुलर लाइन, ये बनेगा आंसर बी। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 170 उपनिहिति की विशिष्ट धर्णाधिकार से संबंधित। विशिष्ट धर्णाधिकार से तात्पर्य है कि उस माल पर धर्णाधिकार जिसके संबंध में उपनिहिति ने श्रम या कौशल का प्रयोग किया है, यह धर्णाधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि उसे सम्यक पारिश्रमिक प्रदान न कर दे। तो आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट, सामान्य धर्णाधिकार उपलब्ध है। ए, उपनिहिति या बेली। बी, बेलर यानी निक्षेपक। सी, पावनी पण्यमकार। डी, बैंकर। आंसर बनेगा देखिए इसमें जो है वो बनेगा इसका डी यानी बैंकर। अब वहीं पर देखिए मतलब यह है भारतीय संविधान अधिनियम की जो धारा है 171 के अनुसार बैंकर, फैक्टर, घाट वाले,
उच्च न्यायालय के अटर्नी और बीमा दलाल अपने को उपनिहित किसी माल को तत्प्रतिकूल संविधा के अभाव में समस्त लेखाओं की बाकी के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रतिधृत यानी रिटेन रख सकेंगे। इस प्रकार साधारण धनाधिकार एक प्रकार की विशेष सुविधा है जिसमें भारतीय संविधा अधिनियम की धारा 171 ने केवल निम्नलिखित उपनीतियों को उपनीति को प्रदान की गई है। ए बैंकर, 2 फैक्टर दलाल या आड़तिया, 3 घाटवाला, 4 उच्च न्यायालय के एडवोकेट और बीमा दलाल। देखिए इसका आंसर बना देखिए हमारा वो बन जाता है डी। नेक्स्ट, निक्षेपी के माल को अपने माल की इस तरह से मिला देते हैं कि माल का अलग करना एवं निक्षेपी को वापस प्रदान करना असंभव हो जाता है, तो निक्षेपी अधिकारी होगा। आंसर बनेगा निक्षेप ग्रहीता द्वारा माल की हानि हेतु अनुतोष प्राप्त करना। बी, निक्षेप ग्रहीता द्वारा माल की हानि का 1/2 भाग अनुतोष प्राप्त करने का। सी, निक्षेप ग्रहीता द्वारा माल की हानि का 1/4 भाग अनुतोष प्राप्त करने का। डी, अधिकतम 6 माह के व्यवहार कारावास का। आंसर बना हमारा ए, यानी कि जो है निक्षेप ग्रहीता द्वारा माल की हानि हेतु अनुतोष प्राप्त करने का। अब देखिए जो है भारतीय संविदा अधिनियम की 157 धारा के अनुसार उपनिहित उपनिधाता की संपत्ति के बिना उपनिधाता के माल को अपने माल के साथ इस प्रकार से मिश्रित कर दे कि उपनिहित माल को अन्य माल से पृथक करना और उसे वापस प्रदत्त करना असंभव हो, तो उपनिधाता उस माल की हानि के लिए उपनिहित से प्रतिकर पाने का हकदार होगा। यानी आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, उपनिधान समाप्त हो जाता है। ए, उपनिधाता की मृत्यु पर, उपनिहित की मृत्यु पर, उपनिधाता या उपनिहित की मृत्यु पर। डी, उपनिधाता एवं उपनिहित दोनों की मृत्यु पर। देखिए आंसर बनेगा इसका सी, उपनिधाता या उपनिधि की मृत्यु पर। आंसर बन जाता है सी। देखिए जो भारतीय संविदा अधिनियम की जो धारा है 162 के अनुसार निःशुल्क उपनिधान उपनिधाता या उपनिहिति की मृत्यु पर समाप्त हो जाता है। आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविधा पर माल का प्रदान करना है कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए तब यह लौटा दिया जाएगा या फिर उसे प्रदान करने वाले व्यक्ति के निर्देश के अनुसार अन्यथा वैलिड कर दिया जाएगा, तब उसे कहा जाएगा। ए, प्रतिभूति, बी, उपनिधान, सी, क्षतिपूर्ति, डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर बनेगा देखिए उपनिधान यानी बी आंसर है। अब देखिए जो है भारतीय संविदा अधिनियम की जो धारा है 148 के अनुसार उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविधा पर माल का प्रदान करना है कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए तो लौटा दिया जाएगा या फिर उसे प्रदान करने वाले व्यक्ति के निर्देश के अनुसार अन्यथा वैलिड कर दिया जाएगा। तो आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट, उपनिहित वह व्यक्ति है ए, जिसको माल का प्रदत्त किया जाता है, बी, जिसके द्वारा माल प्रदत्त किया जाता है, सी, जो माल प्रदत्त करने में असफल रहता है, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें जो आंसर बनेगा आपका देखिए वो बनेगा आपका ए, यानी कि जिसके माल प्रदत्त किया गया है, जिसको माल प्रदत्त किया, आंसर बना हमारा ए, यानी जिसको माल प्रदत्त किया गया है वह उपनिहित व्यक्ति है। यानी कि देखिए जो है हमारा जो आंसर बना है ए,
भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की जो धारा है 148 के अनुसार वह व्यक्ति जिसको माल प्रदत्त किया जाता है वह उपनिहिती कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वित्त पोषक और एक वाहन क्रेता के बीच संविदा वाहन का क्रय करने के लिए वित्त पोषक द्वारा किया गया अग्रिम धन को अंतर्विलित करते हुए भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अधीन किस सिद्धांत से शासित होगा? ए उपनिधान, बी अवक्रय, सी अभिकरण, डी अक्षति। देखिए आंसर बनेगा इसका बेलमेंट या उपनिधान, ए आंसर। अब देखिए मतलब जो है इसके हम बात करते, देखिए एक वित्त पोषक या फाइनेंसर और वाहन क्रेता के बीच संविदा के अधीन वाहन क्रय करने के लिए वित्त पोषक द्वारा किया गया अग्रिम धन या अग्रिम धन का भुगतान उपनिधान के सिद्धांत में शासित होगा। उपनिधान को भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 148 में परिभाषित किया गया है, तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, व्यय की गाड़ी ए भाड़े पर लेता है, यानी व्यय की जो गाड़ी है ए भाड़े पर लेता है, गाड़ी ए सुरक्षित है, व्यय को गाड़ी में विद्यमान दोषियों त्रुटियों की जानकारी नहीं है, दोषों के कारण ही ए क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसमें देखिए जो है ए व्यय क्षति के लिए दायी है, व्यय क्षति दायी नहीं है, ए और व्यय संयुक्त रूप से दायी है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए आंसर बनेगा इसका ए, यानी व्यय जो है क्षति के लिए दायी है, आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है ऋण का भुगतान या वचन की पूर्ति हेतु प्रतिभूति के रूप में माल का निक्षेप करना कहलाता है। ए बंधक यानी मॉर्गेज, बी प्लेज यानी गिरवी, सी प्रतिभूति यानी गारंटी, डी इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति या हानि रक्षा। देखिए आंसर बनेगा इसमें गिरवी या प्लेज, आंसर बना इसका बी। देखिए भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 172 में गिरवी की परिभाषा दी गई है। किसी ऋण के भुगतान के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूति तौर पर माल का उपनिधान या गिरवी, माल का उपनिधान गिरवी प्लेज कहलाता है। देखिए इसका आंसर बना है बी। देखिए इसमें इतना ही कुछ